तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 12 अप्रैल 2023 की, साथ ही में दिन है बुधवार का, वहीं हिंदी तारीख है कृष्णा सप्तमी और महीना चल रहा है वैशाख का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है मरने के बाद जिंदा होने को लेकर। जानकारी के मुताबिक भारतीय मूल के एक कंप्यूटर वैज्ञानिक का दावा है कि इंसान 2023 के अंत तक कंप्यूटर में चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस और संवेदनशीलता को अपलोड करने में सक्षम हो जाएगा। इस बारे में डॉक्टर प्रतीक देसाई ने लोगों से अपने प्रियजनों की आवाज रिकॉर्ड करना शुरू करने को कहा है, जो उनके मरने के बाद भी जीवित रहेगी। आसान शब्दों में कहें तो किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसका डिजिटल अवतार बनाया जा सकता है और उस अवतार के अंदर किसी भी व्यक्ति का लगभग हर तरह का डेटा डालकर एक ऐसा अवतार बना दिया जाएगा कि वो असली इंसान की तरह बात कर सके। और ज्यादा आसान शब्दों में कहें तो कोई एक ऐसा डिजिटल अवतार बनाया जा सकता है, यानी कि किस तरह का कार्टून वाला आदमी जैसे डोरेमोन है या भीम वगैरह है, पर जो अवतार बनाया जाएगा वो डोरेमोन या भीम की तरह देखने में कार्टून की तरह नहीं लगेगा। हालांकि वो होगा डिजिटल और उस कार्टून के अंदर, उस अवतार के अंदर वो सभी डेटा डाल दिया जाएगा और जो उस अवतार का फेस होगा वो भी बिल्कुल उसी व्यक्ति के जैसा होगा जिसका डेटा उसमें डाला जाएगा। तो अगर ऐसे व्यक्ति से आप बात करेंगे तो शायद आपको लग सकता है कि उसके मरने के बाद आप उससे वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं। बताया गया आने वाले 2023 के अंत तक ऐसा हो सकता है। फिर भी आपको साफ साफ तौर पर बता दें कि ये किसी इंसान के मरने के बाद जिंदा होने का मामला नहीं है। मामला बस यही है कि उसका डेटा रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और फिर उसी के हिसाब से जो डिजिटल कार्टून बनाया जाएगा उस व्यक्ति का जो मर गया है, तो वो देखने में बिल्कुल असली होगा, लेकिन वो काम करेगा अपने डेटा के हिसाब से। ऐसा नहीं है मरने के बाद वो आत्मा उसके अंदर आ जाएगी। यानी कि सारा खेल यहाँ पे है डेटा का। डेटा का आसान सा मतलब ये है कि कोई व्यक्ति कैसे खाता था, कैसे पीता था, उसे क्या पसंद था, क्या पसंद नहीं था, वो कैसे बोलता था, उसके बोलने का लहजा क्या था, ये सभी चीजें डेटा में ही आती हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कोरोना को लेकर। दोस्तों जैसा कि शायद आप जानते होंगे, देश भर में एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। इसी बीच ये जानकारी आ रही है जिसमें ये बताया गया है कि अब इसका सबसे ज्यादा असर स्कूल में पढ़ने वाले छोटे बच्चों के ऊपर हो रहा है। वार्षिक परीक्षाएं संपन्न होने के बाद अब अप्रैल के महीने में स्कूल खुलने लगे हैं और पढ़ाइयाँ होने लगी है। हालांकि इसी बीच कई अभिभावक ये फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें या ना भेजें, और भेजना चाहते हैं तो ये कितना उचित होगा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसी बीच महानगरों यानी कि देश के बड़े बड़े शहरों में स्कूलों ने कोरोना को देखते हुए अपने स्तर पर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी लोगों से अपील की है कि वो सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें। इसके साथ ही नोएडा और गाजियाबाद में बढ़ते केस के मद्देनजर मास्क पहनने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और कई स्कूलों में कोरोना से जुड़े नियम लागू कर दिए गए हैं एक बार फिर से, ताकि लोगों को या बच्चों को कोरोना से बचाया जा सके। एक बार फिर से देश के कई स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, साथ ही में सैनिटाइजर वगैरह का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि कोरोना से बचा जा सके। अब दोस्तों कोरोना की बात चली है तो आइए आपको लगे हाँ तो इसी कड़ी में बताते हैं कोरोना वायरस का ताज़ा अपडेट सीधे भारत सरकार की वेबसाइट से। तो भारत सरकार की अपनी वेबसाइट mygov.in के मुताबिक बीते रोज लगभग 24 घंटे में 5,670 नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के देश भर में। पर अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 3,761 लोग ठीक भी हुए हैं कोरोना वायरस से। पर दोस्तों इसी दौरान 15 लोगों की जान चली गई है कोरोना के कारण देश भर में। वहीं अगर बात की जाए एक्टिव केसों की तो अब अपने देश में एक्टिव केसों की संख्या 37,093 हो गई है। आसान शब्दों में कहें तो अब देश भर में कोरोना के इतने मरीज हो गए हैं जिनका इलाज चल रहा है। परेशानी की बात यह है कि एक्टिव केसों में दिन पर दिन 1000, 2000, 1500 इतने की बढ़ोतरी हो रही है। इसी की वजह से अभी आशंका जताई जा रही है कि अब वो दिन दूर नहीं है कि देश में एक्टिव केसों की संख्या 50,000 को पार कर जाएगी, यानी कि देश भर में कोरोना के फिर से 50,000 या इससे भी ज्यादा नए मरीज हो जाएंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है गेहूं की खरीदारी को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान में गेहूं की खरीद के लिए गुणवत्ता मापदंडों में ढील कर दी है ताकि संकटग्रस्त बिक्री को रोका जा सके और साथ ही किसानों के हितों की रक्षा की जा सके। हाल ही में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं ने देश के कई राज्यों के कुछ हिस्सों में कटाई के लिए तैयार खड़ी हुई गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाया है। इन राज्य की सरकारों ने खरीद मानदंडों में ढील देने की मांग की थी। आसान शब्दों में कहें तो जो गेहूं की क्वालिटी होती है, उसका जो मानदंड होता है, उसको जांचने का जो पूरा तरीका होता है, उसमें ढील दे दी गई है ताकि जिन किसानों की फसल थोड़ी बहुत खराब भी हो गई है तो उनको दिक्कत न आए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सारस पक्षी और उसके दोस्त आरिफ को लेकर। जानकारी के मुताबिक कानपुर के चिड़ियाघर में 20 दिन बाद बीते मंगलवार को आरिफ और सारस की मुलाकात हुई है। सारस ने जैसे ही अपने दोस्त को देखा वो चिल्लाते हुए खुशी से अपने बाड़े में उछलने लगा। आरिफ ने सारस को उड़ने के लिए कहा तो वो बाड़े के अंदर ही उड़ने लगा। सारस अपनी गर्दन को हिलाते हुए और चोंच निकालते हुए अपने पंख भी फड़फड़ाने लगा। ये सब देखकर आरिफ की आंखों में आंसू आ गए। आपको बता दें आरिफ और सारस की मुलाकात का 2 मिनट 15 सेकंड का एक वीडियो भी सामने आया है।
बात यह है, अभी हाल ही में बीते 9 अप्रैल को सारस का क्वारंटाइन पीरियड खत्म होने के बाद आरिफ को चिड़ियाघर में जाने की परमिशन दी गई थी। इससे पहले बीते सोमवार को आरिफ ने यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था, यूपी सरकार सारस को आजाद कर दे। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दे, आरिफ और सारस पक्षी की दोस्ती अगस्त 2022 में शुरू हुई थी। आरिफ बताते हैं कि रोज की तरह मैं अपने खेत पर काम करने जा रहा था, तभी रास्ते में मुझे एक बड़ा सा पंख दिखाई दिया। मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो बड़ा सा सारस जमीन पे पड़ा हुआ था। पहले मैं उसको देखकर डर गया। पहली बार सारस को सामने देखा था, उसकी चोंच बहुत बड़ी थी और वो घायल भी था। तो आरिफ ने दोस्तों ऐसे समय में सारस पक्षी का इलाज किया और दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। पर अभी हाल ही में कुछ समय पहले जब दोनों की दोस्ती के वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गए तो वन विभाग को पता चला। इसी कड़ी में ये भी पता चला कि वन विभाग के कानून के मुताबिक सारस पक्षी कोई ऐसा पक्षी नहीं है कि आप उसे पाल सकें, उसे खाना खिला सकें। इसी की वजह से उसे क्वारंटाइन कर लिया गया, यानी कि उसे आरिफ से दूर कर दिया गया और अब वो चिड़ियाघर में है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार के डिप्टी सीएम को लेकर। जानकारी के मुताबिक लैंड फोर्स जॉब्स मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से ईडी ने पूछताछ की है। पहले राउंड में 3 घंटे चली पूछताछ के बाद तेजस्वी यादव को लंच के लिए ब्रेक दिया गया था। इसके बाद ईडी ने फिर से उनसे 5 घंटे तक पूछताछ की। तेजस्वी यादव ने ईडी ऑफिस के बाहर निकलकर कहा कि चुनाव का समय है, ये सब कुछ चलता रहेगा। उनका हर बार यही सवाल रहता है, यानी कि ईडी डिपार्टमेंट का, कि घोटाला हुआ है या नहीं, और मैं हर बार यही जवाब देता हूं कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी के एक बड़े बयान को लेकर। जानकारी के मुताबिक सांसदी छीने जाने के बाद पहली बार राहुल गांधी बीते मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र केरल के वायनाड पहुंचे। उन्होंने कहा, मेरी संसद की सदस्यता छीन ली गई है, मेरा घर छीन लिया गया है, मेरे पीछे पुलिस लगा दी गई है, लेकिन इन सब से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो मुझे जेल में भी डाल दें, फिर भी मैं उनसे सवाल पूछता रहूंगा, यानी कि पीएम मोदी से या बीजेपी पार्टी से। साथ ही में राहुल गांधी ने ये भी कहा, वो मुझे जितना परेशान करेंगे उससे पता चलेगा कि मैं सही राह पर हूँ। मैंने स्पीकर से पूछा कि ये क्यों हो रहा है, उन्होंने कहा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सलमान खान को लेकर। दोस्तों सलमान खान की नई फिल्म किसी का भाई किसी की जान ये आने वाली ईद के मौके पे रिलीज होने वाली है। इसका ट्रेलर अभी हाल ही में बीते सोमवार को मुंबई के एक बड़े कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। फिल्म के ट्रेलर में सलमान खान बड़े एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं। हालांकि कई लोगों ने दावा किया है कि फिल्म के ट्रेलर में सलमान खान की तराशी हुई काया यानी कि बॉडी और 6 पैक एब्स असली नहीं है, बल्कि विजुअल इफेक्ट ट्रिक का कमाल है, यानी कि VFX का। इसी बात को लेकर सलमान खान को कई लोग ट्रोल कर रहे थे। अब ताजा जानकारी के मुताबिक सलमान खान ने एक लॉन्च इवेंट में इन सवालों का जवाब दे दिया है। अपनी शर्ट को उतार कर और दिखा दिया है कि उनके जो 6 पैक एब्स हैं वो बिल्कुल असली हैं। जो उनकी बॉडी दिखाई गई है फिल्म में वो उनकी असली बॉडी है, न कि VFX का कमाल है। दोस्तों सलमान खान को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस को फोन कर एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले को हिरासत में ले लिया गया है। मुंबई पुलिस ने बीते मंगलवार को बताया कि धमकी देने वाला एक नाबालिग लड़का है जिसकी उम्र 16 साल है। दोस्तों बात यह है कि अभी हाल ही में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की ओर से सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई थी, लेकिन ये दूसरा मामला है जिसमें एक नाबालिग लड़के ने, यानी कि एक 16 साल के लड़के ने मुंबई पुलिस को कॉल करके ये कहा था कि वो सलमान खान को जान से मार देगा आने वाले 30 अप्रैल को, पर अब उस लड़के को पकड़ लिया गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस साल मानसून के सामान्य रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बीते मंगलवार को ये जानकारी दी है। हालांकि इससे एक दिन पहले प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट ने देश में सामान्य से कम बारिश का अनुमान लगाया था, जिसकी वजह से ये भी कहा गया था कि इसकी वजह से अनाजों की पैदावार कम हो जाएगी और आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ सकती है। लेकिन जो अब देश का मौसम विभाग है उसने इस बात को नकारते हुए कहा है कि इस साल देश के अंदर मानसून यानी कि बारिश कम नहीं होगी बल्कि सामान्य रहेगी। तो जितनी बारिश होनी चाहिए अगर उतनी बारिश होती है तो जो अनाज है उसकी पैदावार सही होगी और ये देश के अंदर कम नहीं पड़ेगा, तो फिर जो कई चीजों के दाम बढ़ने वाले थे वो भी दाम नहीं बढ़ेंगे। आसान शब्दों में कहें तो देश के मौसम विभाग ने जो प्राइवेट वेदर एजेंसी है स्काईमेट उसके दावे को नकारते हुए ये नया अनुमान जारी किया है इस साल के बारिश के लिए। अब दोस्तों बारिश की बात चली है तो आइए आपको अगली खबर में लगे हाथों बताते हैं कि आज 12 अप्रैल 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, खास करके बारिश को लेकर। तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के पश्चिमी भागों में धूल भरी आंधी और गरज के साथ बारिश की संभावना है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और केरल में हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी हिमालय, तमिलनाडु, तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप में भी 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। तो दोस्तों अभी हमने आपको बारिश को लेकर जिन भी शहरों, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं उनको छोड़कर आज पूरे देश में मौसम सूखा बने रहने की संभावना है। साथ ही आपको बता दें आज का जो दिन गुजरेगा ये आने वाले दिनों में जो 2-3 दिन गुजरने वाले हैं तो इन दिनों में तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा, यानी कि गर्मी बढ़ेगी।
वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ट्विटर को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ट्विटर के 3 पूर्व एग्जीक्यूटिव्स ने अपनी कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। मुकदमा दायर करने वालों में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO रहे पराग अग्रवाल, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि CFO नेट सेगल और लीगल अफेयर्स एंड पॉलिसी चीफ विजया गड्डे शामिल हैं। बात यह है कि पिछले साल अक्टूबर के महीने में एलन मस्क ने ट्विटर खरीदने के बाद इन तीनों लोगों को काम से निकाल दिया था। अब इन्होंने मुकदमा कर ये दावा किया है कि कंपनी पर उनका $1 मिलियन यानी कि करीब 8.25 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया है। तो दोस्तों अब आने वाले दिनों में ट्विटर कंपनी की ये कह लें एलन मस्क की थोड़ी सी परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि अब ये मामला कोर्ट में पहुंच गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर। जानकारी के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। इस दौरान नीतीश और लालू ने 2024 के संसदीय चुनाव में भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता को मजबूत करने की कोशिशों के बीच वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की। बिहार की राजनीति के 2 दिग्गजों के बीच बैठक ऐसे दिन हुई है जब नीतीश सरकार के डिप्टी और लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव कथित भूमि के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED द्वारा बुलाए गए थे, जिसके बारे में अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया एक दूसरी खबर में। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अमृतपाल सिंह को लेकर। जानकारी के मुताबिक 18 मार्च से फरार चल रहा खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। उसके खास साथी पपल प्रीत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि रासुका के तहत कार्रवाई की गई है। उसे असम की डिब्रूगढ़ जेल में भेजा जा रहा है। इसी बीच पंजाब की पुलिस ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। पुलिस ने अमृतपाल सिंह को सख्त शब्दों में संदेश दिया है कि तुम भाग सकते हो लेकिन कानून के लंबे हाथों से बच नहीं सकते। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सोनिया गांधी के एक नए बयान को लेकर। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीते मंगलवार को PM मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश को चुप करा देने से देश की परेशानियां हल नहीं हो जाएंगी। PM मोदी जरूरी मुद्दों पर चुप हैं। उनकी सरकार के कामकाज से करोड़ों लोगों की जिंदगी प्रभावित होती है। बड़े बड़े मुद्दों पर जो भी जायज सवाल पूछा जाता है तो प्रधानमंत्री उस पर चुप्पी साध लेते हैं, कोई जवाब नहीं देते। साथ ही में सोनिया गांधी ने ये भी कहा कि PM मोदी की कथनी और करनी में फर्क है, यानी कि जो कहते हैं वो करते नहीं है। साथ ही में सोनिया गांधी ने ये भी कहा कि BJP और RSS के लोगों ने देश में जिस नफरत और हिंसा को बढ़ावा दिया था वो अब बढ़ती जा रही है और PM मोदी इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर शांति या सौहार्द बनाए रखने की बात नहीं कही है या दोषियों पे लगाम कसने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में उन्हें सजा मिलना तो दूर की बात है। साथ ही में सोनिया गांधी ने ये भी कहा कि धार्मिक त्योहार अब खुशी या उत्सव का पर्व नहीं रह गए हैं, बल्कि दूसरों को डराने और परेशान करने का ये मौका बन गए हैं। अब लोगों को उनके धर्म, खान पान, जाति और भाषा के आधार पर अलग थलग किया जाता है। साथ ही में सोनिया गांधी ने ये भी कहा कि सरकार ने संसद में विपक्ष की आवाज दबाई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के एक नए बयान को लेकर। जानकारी के मुताबिक यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बीते सोमवार यानी कि 10 अप्रैल को फ्रांस में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। साथ ही में पीयूष गोयल ने ये भी कहा कि अभी हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है पूरी दुनिया में, पर 2027-28 तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश अमेरिका है, फिर इसके बाद है चीन, फिर है जापान, फिर है जर्मनी और फिर है भारत। लेकिन पीयूष गोयल के दावे के मुताबिक भारत आने वाले 2027-28 तक जापान की जगह ले सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ब्याज दरों के बढ़ने को लेकर। कोटक महिंद्रा बैंक में कोटक महिंद्रा बैंक ने ब्याज दरें 2 करोड़ रुपए से कम की FD पर बढ़ाई हैं। अब आपको कोटक महिंद्रा बैंक में फिक्स डिपॉजिट यानी कि FD कराने पर 2.75% का ब्याज मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा 7.20% का ब्याज मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें ये ब्याज दरें FD की अवधि के हिसाब से तय होती हैं, यानी कि आपने कितने दिन के लिए FD कराई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एक नए वादे के बारे में जो है किसानों को लेकर। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और JDS नेता HD कुमार स्वामी ने बीते सोमवार को कहा है कि किसानों के बेटों से शादी करने वाली महिलाओं को उनकी पार्टी से 2 लाख रुपए दिया जाएगा। कुमार स्वामी ने ये बात कोलार में एक रैली में कही है। आसान शब्दों में कहें तो उनका वादा ये है कि जो लड़की किसान के बेटे से शादी करेगी तो ऐसी लड़की को उनकी पार्टी की ओर से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि अभी जो सरकार है उसको भी ऐसा ही करना चाहिए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है BCCI को लेकर। जानकारी के मुताबिक BCCI अक्टूबर-नवंबर में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप से पहले देश के 5 टॉप स्टेडियम में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा करके उनका रिनोवेशन करवाएगा, यानी कि रिपेयर वगैरह का काम करवाएगा और स्टेडियम की सूरत बदली जाएगी। न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के मुताबिक इसकी जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट
रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ समय से क्रिकेट फैंस देश के अलग अलग स्टेडियम को लेकर लगातार शिकायत कर रहे हैं। इस कारण बीसीसीआई ने नवीनीकरण करवाने का फैसला किया है, यानी कि रिनोवेशन। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है रामायण को अपमानित करने को लेकर। जानकारी के मुताबिक नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में बने लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक रेस्टो बार का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक ड्रिंक्स पार्टी में यानी कि शराब की पार्टी में म्यूजिक के साथ रामानंद सागर के टीवी शो रामायण की क्लिप को रिमिक्स करके चलाया जा रहा था। यानी कि वहाँ कई शराबी रामायण की धुन पे नाच रहे थे, जिसको रिमिक्स करके बनाया गया था और उसे डांस के फॉर्म में ढाल दिया गया था। बताया गया वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होते ही नोएडा पुलिस ने इस मामले में खुद ही FIR दर्ज की। इसके बाद पुलिस ने गार्डन गैलेरिया के लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स बार के ऑनर को और उसके मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।